7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगी, जबकि 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजों का ऐलान हो जाएगा। अब मतदान से एक दिन पहले सभी पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है, यानी कि चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर के अपनी जो भी तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि पूरे प्रदेश में 2,03,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1,031 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। मतदान के लिए 20,632 पोलिंग बूथ हैं जो कि बनाए गए हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें 5 अक्टूबर को और फिर 8 अक्टूबर को टिक जाएंगी। अब हर किसी के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि जनता आखिर सत्ता के शिखर पर किसको पहुंचाती है और किसको विपक्ष में बैठाती है। आज हम भी इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ अहम बातें जो कि लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आपको बता रहा है। देखिए 90 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर अगर आप सामान्य सीटों को देखेंगे तो यह है 73 और आरक्षित सीटों को अगर आप देखेंगे तो यह है 17। तो ये टोटल आंकड़ा होता है 90 विधानसभा सीटों का। आप कुल वोटर आप देख लें 2,03,54,350, जिसमें पुरुष हैं 1,07,75,957, महिलाएं हैं 95,77,926 और ये टोटल 2,03,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 467 इसमें थर्ड जेंडर के भी आपको बता दें कि मतदाता हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु वाले अगर आप देखेंगे तो इसमें 8,821 मतदाता हैं, महिला पुरुष दोनों हैं इसमें। और 18 से 19 वर्ष की आयु वाले महिला पुरुष जो हैं वो हैं 5,24,514। दिव्यांग मतदाताओं को भी अगर आप देखें तो यह है 1,49,142। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले अगर आप देखें कितने मतदाता हैं तो ये हैं 2,31,093। सर्विस मतदाता ये हैं 1,09,217। तो ये सब प्रदेश में जो वोटर्स हैं उनका एक डाटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कल अब पोलिंग बूथ पर जब पहुंचेंगे तो ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। पोलिंग बूथ देखिए 20,629 हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 13,497 और शहरी क्षेत्र में 7,132 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर कल 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब रण आप देख लीजिए, लाडवा नायब सिंह सैनी हैं, यहां से चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से मेवा सिंह हैं, जोगा सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से, विनोद शर्मा जननायक जनता पार्टी की तरफ से, गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र हुड्डा हैं कांग्रेस की तरफ से, मंजू हुड्डा बीजेपी की तरफ से, सुशीला देवी जननायक जनता पार्टी की तरफ से, आईएनएलडी की तरफ से कृष्ण और प्रवीण आम आदमी पार्टी की तरफ से गढ़ी सांपला किलोई में चुनावी मैदान में है। ये वो हॉट सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। उचाना कला यहां से ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से हैं, दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी की तरफ से हैं और कालका में भी आप देखें शक्ति रानी शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रदीप चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चरण सिंह जी हैं ये आईएनएलडी की तरफ से और ओम प्रकाश गुर्जर यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। तो ये कुछ सीटों के आंकड़े हमने आपको दिए। हालांकि प्रदेश की बहुत सारी हॉट सीटें हैं और बहुत कुछ इस बार जो समीकरण है कुछ कह रहे हैं। आज इन सारी चीज़ों को एक बार विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आज एक बढ़िया पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है वरिष्ठ पत्रकारों का, जो कि आपको बताएगा कि हरियाणा का ये 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है वो क्यों इतना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और इसके कुछ अहम बातें हैं जिसको आज समझते हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। गुरमीत सिंह जी हैं हमारे साथ, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरमीत सिंह जी आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ निशा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। गुरमीत जी आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं, चूंकि बहुत पीछे तो नहीं जाते हैं लेकिन 2019 से अगर हम लोग देखें और तुलना करें 2019 का विधानसभा चुनाव और वहां से 24 आते आते इस बार आप कैसे देख पा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को और क्या समझ में आ रहा है इस बार का 2024 का विधानसभा चुनाव? देखिए, पहली बात तो ये कि हर चुनाव पहले चुनाव से अलग होता है, रोचक होता है। हर चुनाव में अलग समीकरण होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी अलग है। जो सबसे बड़ा अंतर है वो तो यही है कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरी सरकार बनाई थी लगातार, और प्रदेश में उससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं करता था। 2009 में पहली बार हुड्डा साहब ने रिपीट किया और फिर 2019 में बीजेपी ने रिपीट किया। लेकिन तब और अब में एक बड़ा फर्क जो जाहिर तौर पर नजर आता है कि जो उस समय एक चाबी सत्ता की लेकर उभरे थे दुष्यंत चौटाला, उनका जिसे कहते हैं अर्श से फर्श पर आने की एक प्रक्रिया पूरी हुई है। और इस बार काफी समय बाद हरियाणा में, काफी समय क्या, लगभग पहली बार शायद, हालांकि बाद के राउंड्स में थोड़ा सा कुछ जगहों पर इलेक्शन को बहुकोणीय बनाने का या ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन इस चुनाव में शुरुआत से पहले दिन से
लगभग माहौल ये बना हुआ था कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी का सीधा इलेक्शन है। दो जो ना 2019 में था, ना 2014 में था। 2014 में तो आपको पता है कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली गई थी, यानी क्षेत्रीय पार्टी जो थी वो विपक्ष के नेता के तौर पे अभय चौटाला आए थे 18-19 सीटों के साथ, और कांग्रेस 15 पे रह गई थी। और अगर आप उससे पीछे जाएंगे तो भी आपको लगातार 2014 तो बीजेपी का जो सूर्य है वो उदय हुआ था, नहीं तो उससे पहले तो कोई ये मानता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में भी आ सकती है हरियाणा में, जिस तरह की स्थिति थी। तो अब इन 10 वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी भी अपने आप को इस स्थिति में ले आई है कि आज जो क्षेत्रीय दल हैं मुख्य तौर पर एक ही परिवार के हैं, लेकिन दोनों दल अब अलग अलग हैं, आईएनएलडी और जेजेपी। और इस बार ये कहा जा रहा है कि जो आईएनएलडी है वो शायद जेजेपी से आगे रहेगी। अब तो ये सब 3-4 दिन की बात है, सब कुछ ही शीशे की तरह साफ हो जाएगा, लेकिन उनको आगे माना जा रहा है। लेकिन जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं, हालांकि दोनों ने गठबंधन भी किए हैं, लेकिन फिर भी वो मुकाबले में अपनी संख्या 2 डिजिट तक तो उनकी जाने की संभावना है ही नहीं। जजपा के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि खाता ही नहीं खुलेगा, और इनफैक्ट ये माना जा रहा है कि शायद निर्दलीय जो इस बार हैं वो जो क्षेत्रीय दल है हमारे उनसे, और आम आदमी पार्टी जो वैसे तो राष्ट्रीय दल है, अब उनसे आगे रह सकते हैं निर्दलीयों की संख्या। दूसरी बात ये है कि जो जिस तरीके से इस चुनाव में पहली बार संभवतः वो, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से संविधान का मुद्दा बना या दलित का मुद्दा बना, वो एक बहुत अलग बात थी कि इतने दिन तक एक चर्चा चलती रही एक नेता को लेकर, कांग्रेस पार्टी के आप जानते हैं शैलजा जी को लेकर, और विपक्ष के लोग भी, विपक्ष यानी सत्तारूढ़ जो भारतीय जनता जी जी पार्टी के जी। जो बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री स्तर तक से ये बार बार इस बात का जिक्र हुआ लगातार, और अभी भी उन्होंने भी खूब इंटरव्यू दिए, और वो एक मुद्दा लगातार चलता रहा। और आखिरी चरण में आके तो आखिरी दिन तो जिस तरह से आपने देखा ही कि जी अशोक तंवर जो आए, वो भी एक मेरे हिसाब से कि 1 घंटा पहले या उसी दिन कोई दूसरी रैली एड्रेस करके वो जिस तरीके से महेंद्रगढ़ में पहुंचे और जिस नाटकीय अंदाज में आए हैं कांग्रेस में, वो सब चीजें थी। तो दलित जो था मुद्दा, उस पर भी एक इस बार काफी फोकस रहा है कि उन वोटों को कैसे बांटा जाए, या उनको लेकर एक प्रतिस्पर्धा रही। और ये देखना पड़ेगा अब आगे कि वो वोट किस तरफ जाते हैं। और एक लास्ट बात मैं और जी कह दूं, जी जी। जो इस चुनाव में कई नेताओं की और अदरवाइज भी युवा नेता और नई पीढ़ियां, मतलब अगली पीढ़ियां भी आई हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला के बेटे हों, जयप्रकाश के बेटे हों, श्रुति चौधरी तो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जी। मतलब ये लगता है कि 2029 में जब अगला चुनाव होगा तो बहुत सारे ऐसे नेता, हुड्डा साहब के नॉमिनेशन में मैं आपको बताऊं, जी। जिस दिन उनका नॉमिनेशन था बड़ा रोचक था, ऐसा आमतौर पे नहीं होता। वहां उनके नॉमिनेशन पे लगभग सभी जो प्रमुख नेता उनके समर्थक पहुंचे थे, कुलदीप शर्मा, रघुवीर कादियान वगैरह, लगभग सभी ने कहा कि 5 साल के लिए हुड्डा साहब मुख्यमंत्री हैं और 25 साल के लिए दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की बात पहले सुनने में काफी विचित्र लगी। तो लेकिन ये एक सच्चाई है कि आने वाले समय में या ये जो चुनाव है इसके बाद बहुत सारे नए नेता, युवा नेता और राजनीतिक परिवारों के भी, हाँ अर्जुन चौटाला आप जी देखिए उधर, जी जी। उनकी स्थिति भी मजबूत बताई जा रही। तो बहुत सारे नए नेता उभर के आए हैं हरियाणा की राजनीति में, जो आगे शायद बहुत दशकों तक राजनीति करेंगे। उनमें आप दुष्यंत चौटाला को भी मान सकते हैं, उनकी भी उम्र कम है, वो जी भले जी। उप मुख्यमंत्री रह लिए। तो एक नई पौध भी हरियाणा में देखने को मिली है। और ये कुछ बातें हैं, बाकी हम आगे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं, आप अपने नजरिए से इस बार के विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं, और कुछ दिलचस्प बातें जो आपने अभी तक असेस की हो, अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं। 24 का ये विधानसभा का चुनाव हरियाणा का क्या कह रहा है? गुरमीत जी ने काफी चीजें स्पष्ट कर दी हैं, और मुझे भी ये लगता है कि जिस तरीके से पहले हुड्डा साहब थे, फिर खट्टर साहब आए, लेकिन जितनी उम्मीदों के साथ लोगों ने बीजेपी को चुना था, क्योंकि खट्टर साहब को तो लोगों ने नहीं चुना था, बीजेपी को चुना था, और बीजेपी वो नेतृत्व देने में कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ असफल रही है, जिसकी लोगों को उम्मीद थी। लोगों को बीजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, और बीजेपी उन उम्मीदों पर मुझे नहीं लगता कि खरी उतरी। हालांकि बीजेपी ने प्रयोग किए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी लोगों ने ज्वाइन की थी, दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़कर, इनेलो से लोग बीजेपी में आए थे, कांग्रेस से लोग बीजेपी में आए थे, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की पूरी पार्टी एक तरीके से मर्ज हो गई, हरियाणा जनित कांग्रेस जो थी बीजेपी में चली गई।
तो बीजेपी उन लोगों का यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पाई, और वो लोग जब वापसी करते हैं तो पार्टी की छवि खराब हो जाती है। आप ये देखिए, अगर आप गुड़गांव से शुरू करें या साउथ हरियाणा से शुरू करें या चंडीगढ़ तक चले जाएं, कोई सीट ऐसी होगी जिस पर लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में नहीं गए। और फिर अगर केवल इतना होता कि भाई जाट समाज के लोग ही छोड़कर चले जाते, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे हम एक दो उदाहरण दे पाते, तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण समाज के जो नेता GL शर्मा जैसे बड़े नाम जो चेयरमैन रहे और काफी बड़े गद्दावर नेता है, इसी तरीके से सुनील राव जो बिल्कुल युवा चेहरा है और राव इंद्रजीत सिंह के बहुत नजदीक है, अटेली से वो चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया जब बीजेपी से नहीं मिला, और वो आम आदमी पार्टी का टिकट भी छोड़ करके वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी, और जिस तरीके से लास्ट में राहुल गांधी ने शैलजा जी को और हुड्डा साहब के बीच में जो तकरार था उसको एक मंच पर ला करके उनके हाथ मिला करके लोगों को ये मैसेज दे दिया कि देखिए, जो भ्रांति दूसरे दल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जाट वर्सेस दलित की या स्वर्ण वर्सेस दलित की, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी में सभी लोग हैं, और बीजेपी के पास अशोक तंवर के रूप में केवल एक ही चेहरा था जो दलित चेहरे के नाम पर वो दिखा सकते थे या बता सकते थे, वो भी एंड टाइम पर कांग्रेस में शामिल होना कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल बढ़ाता। निशा जी, आपसे भी मेरी चर्चा लगातार हो रही थी, इसके पहले भी एक चर्चा में आप मेरे साथ थी, लेकिन इस बार 24 का ये चुनाव आप किस नजरिए से देख पा रही हैं और आपको क्या लग रहा है इस बार बदलता हुआ 24 में जो आपको नजर आया हो? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, वैसे तो हर एक पार्टी 24 के चुनाव में अपना दम लगा रही है, पूरा प्रयास कर रही है। जहां कांग्रेस वापसी की तैयारी में है, पूरी जुटी हुई है, वहीं बीजेपी अपनी तीसरी बार हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है, और इसको लेकर बहुत प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो 19 में जो बीजेपी आई थी उसका जलवा कुछ अलग ही था। उस समय जो था एक जैसे बोलते हैं ना, हवा थी बीजेपी की। लोग कांग्रेस से तंग आ चुके थे, यानी कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो लोग हैं वो पहले ही मन बना चुके हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पहले ही अपना मन बना लेते हैं कि हाँ, अब हमने इस पार्टी की मरोड़ निकालनी है, क्योंकि ये हरियाणा में आम बात है, ऐसी बात नहीं। और उसका जो 14 का ग्राफ था बीजेपी का, 19 तक आते आते वो थोड़ा सा गिरावट में आ गया, और गिरावट में आया, गिरावट के आने से बाद ही उसने जो बीजेपी का सहारा लिया और अपनी सरकार बना ली। लेकिन तीसरी बार जो सरकार बनाने की वो जुगाड़ में है या प्रयास में कह लो, तो वो अभी ना काफी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। कारण ये एक तो मोदी जो जब 14 में आए थे, तो मोदी जी का जो चेहरा था लोगों के लिए, बहुत उनके लिए एक क्रेज था, एक उनके ऊपर विश्वास था, उम्मीद थी, जो उनको लगता था कि हाँ, ये हमारी जो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन उन्होंने हालांकि कुछ वादे पूरे भी किए। आज भी जो उन्होंने जैसे जो आज का चुनाव है वो 3 जवान और पहलवान को लेकर है, ठीक है। तो जहां तक बीजेपी ने अपनी वो कही है, किसानों के लिए भी काफी घोषणाएं भी कर दी हैं, जैसे समान निधि योजना और 24 फसलों के ऊपर MSC गारंटी देना, ये कर। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी, जो हालांकि यहाँ पर एक और आपको मैं बता दूं, जाट और दलित का जो ये है कॉम्बिनेशन है, ये भी एक अपने आप में फैक्टर है। इन सब के बावजूद मैं दोबारा फिर ये कहूंगी कि ये जो लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, ये पहले ही मन बना चुके हैं। जब लोकसभा चुनाव हुआ था, मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण देती हूँ। तो मैं गई थी हरियाणा में, तब मैंने से कुछ लोगों से पूछा कि भाई विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ, विधानसभा चुनाव तो नजदीक है, लेकिन हमने तो हरियाणा में तो मन बना चुके हैं। किस पार्टी का मन बनाया, ये कहे, इसके ऊपर उनका जवाब था कि वो आने पर ही बताएंगे। यानी कि उनसे साफ जाहिर था, उनकी बातों से साफ जाहिर लगता था कि वो एक मन पहले ही बना चुके हैं। हालांकि उसमें चाहे जाति समीकरण ले लो, एक तरफ हो सकता है ये एक फैक्टर कुछ वोटों को लेकर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब लोग मन बना ही लेते हैं तो वो
अपने उस पर कामयाब भी होते हैं और बिल्कुल। और अपने निशा उस जी, पर अब ये देखेंगे हम लोग कि जो वो मन बनाया था वो दरअसल मन अब किस ओर जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा और समझते हैं। गुरमीत जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि एक तो 90 विधानसभा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर हम लोग हरियाणा को देखें, एक छोटा प्रदेश है, 10 से 12 सीटें या 18 सीटें भी अगर इधर से उधर कहीं हो जाएं तो कोई पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ नहीं आती। अगर हम निर्दलीय एक बड़ी मजबूत पोजीशन में दिखने लग जाएं, या क्षेत्रीय जो दल हैं अगर वो भी 5 सीटें 8 सीटें अगर इस तरह से जीत जाएं, तो क्या जो लहर वाली बात कही जा रही है, या कोई कह रहा कि हमारी पार्टी की तो सुनामी चल रही है, या कोई कह रहा कि हमारी लहर चल रही, क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि छोटा राज्य है, और इस बार एक और बात रही कि हरियाणा में, क्योंकि साथ में राज्यों में सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव था, महाराष्ट्र में इस बार अभी चुनाव साथ नहीं हुआ, तो हरियाणा काफी फोकस में भी रहा। मीडिया के, सोशल मीडिया की तो इस चुनाव में बहुत ही भूमिका आपने भी नोटिस की होगी जी कि जी। सभी लोग बैठ के सर्वे कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं तो कई बार हंसता था कि पब्लिक भी परेशान हो गई होगी, इतना उनसे पूछा गया होगा जा जाके। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया, नेता भी खाली थे और मीडिया के लोग भी, जम्मू कश्मीर तो जाना आसान नहीं होता, तो दिल्ली से हरियाणा तो सटा हुआ है, तो सारे यूट्यूबर ब्लॉगर सब हरियाणा में जी। उन्होंने इस बार इलेक्शन में काफी प्रयोग किए, और उसकी वजह से बहुत फोकस में रहा। और दूसरा ये था कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है। लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी का एक तरह से तिलिस्म था, क्योंकि उसमें नेट लगा और पूर्ण मेजोरिटी नहीं मिली, तो अब सबकी, कांग्रेस की भी उम्मीदें बहुत हैं। तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने भी 8 के करीब जनसभाएं की हरियाणा में, और एक पूरा कंट्रास्ट था दोनों की। प्रचार में मोदी जी अलग तरीके से बात करते हैं, राहुल जी अपना अलग, वो संविधान की वही जो उनकी पेट वो जो पॉकेट में रखते हैं, उसको भी उन्होंने लास्ट में काफी लहराया जगह जगह, और जलेबी और माथुराम जी की भी पब्लिसिटी हो गई काफी। और हालांकि कई बातें ऐसी करी उन्होंने, वो माथुराम जी का डब्बा उब्बा दिखा के कि जलेबी फैक्ट्री होगी उसमें तो 50,000 लोग होंगे। अब जलेबी की फैक्ट्री, तो ये नए प्रयोग हैं। मतलब अब ये पता नहीं, जलेबी तो उन्होंने खा ली, जीत का लड्डू किसको मिलेगा वो तो अब 3 दिन बाद पता लगेगा। लेकिन जो मुद्दा है, वो जो आपने सवाल पूछा, देखिए ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली बात तो हरियाणा में तीसरी बार तो क्या, दूसरी बार भी जब 2 सरकारें बनी हैं, हुड्डा साहब की भी और मनोहर लाल जी की, वो भी बहुत गिरते पड़ते बनी है। क्योंकि आप देखेंगे तो 2014 में जब बीजेपी 47 सीटें जीत गई, जो कि कांग्रेस की 67 सीटों से कम नहीं थी, जिस तरह का बीजेपी का अतीत था, लेकिन 2019 में बीजेपी भी 40 पे सिमट गई, और ऐसे ही कांग्रेस 67 से 40 पे सिमटी। ये भी एक संयोग है कि दोनों एकदम बराबर आए दूसरे टर्म। तो तीसरा टर्म इस पृष्ठभूमि के चलते इसलिए एक बदलाव की बात हरियाणा में थी। और जैसे अभी मैडम कह रहे थे कि हरियाणा में जो मतदाता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले ये तय कर लेता है कि हराना किसको है, जिताने की बात बाद में होती है। तो वो जो एक 10 साल होने की वजह से, मैं नहीं मानता कि फैक्टर्स तो हर बार कुछ ना कुछ होते हैं, किसान पहलवान जवान भी है, संविधान भी है, बेरोजगारी है, सब चीजें हैं, वो तो मुद्दे रहते ही है। घोषणा पत्र में वादे भी किए जाते हैं, इस बार और बढ़ चढ़ कर वादे हुए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक प्रकार की जो एंटी इनकम्बेंसी का एक हरियाणा में एक बहुत तीखा स्वर रहता है, उसके मद्देनजर ज्यादातर जगह पर ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी कर सकती है, और ज्यादातर सर्वेज में उनको बढ़त दिखाई गई है। रही बात इंडिपेंडेंस की, देखिए कई जगह पर कम से कम 10 ऐसी सीटें तो हम हरियाणा में मान ही सकते हैं जहां पर जो मुकाबला है वो ट्रायंगुलर हो रखा है। ट्रायंगुलर मीन्स कहीं पर आजाद ज्यादा है, उदाहरण के लिए आप गन्नौर सीट कह सकते हैं, हिसार सीट कह सकते हैं, अम्बाला कैंट की सीट कह सकते हैं, और बहुत बहादुरगढ़ की सीट कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर हम ये मान रहे हैं कि मुकाबला इंडिपेंडेंस के हाथ में जा सकता है, और इंडिपेंडेंट तो ये चाहेंगे ही कि सीट जो है। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आपने कहा 90 सीट्स हैं, तो उसमें 10 सीटें, 10 की जगह अगर जरा सा भी कहीं लड़खड़ा है, यही वजह थी कि राहुल गांधी ने लास्ट में आके इतना जोर लगाया शायद, और रोड शो भी किए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की पूरी बरसात की। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री हों, चाहे पुष्कर धामी हों, चाहे और योगी आदित्यनाथ की तो आपकी जानकारी के लिए 14 सभाएं हुई, अगर मैं जी जी जी। गलत नहीं हूं तो उनकी बहुत डिमांड रही, तो वो इसीलिए जोर लगाया गया हरियाणा में। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमेशा से ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए, अगर हम उसे क्रिकेट के उसमें कहें कि अगर लास्ट बॉल है और 10 रन चाहिए, तो अगर कोई और बैट्समैन हो तो वो सोचेगा कि भाई एक बॉल पे तो 10 रन बन ही नहीं सकते। पर भारतीय जनता पार्टी वाले तब भी खड़े रहते हैं कि भाई एक नो बॉल आएगी तो उस पर छक्का मार देंगे,
और अगली पे फिर चौका मार देंगे। तो लास्ट मिनट तक ये जो चीजें चल रही हैं, आपने देखा अब लास्ट में तो विज्ञापन भी दिया गया एक काफी फुल पेज का, और जो वादे थे वो तो किए ही गए। तो कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से वो जो हाथ मिलाने वाली बात, देखिए हाथ वगैरह मिलाने से जो उनके इंटरव्यूज हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, आप दिन में 10 इंटरव्यू दें और 10 इंटरव्यू में ये कहें कि जी चुनाव है इसलिए मैं अभी नहीं बोलूंगी, और इंटरव्यू आप दिए जा रहे हैं, तो आप भी समझते हैं ये बातें कि उससे क्या मैसेज जाता है। इतने इंटरव्यू तो अगर उनको घोषित प्रत्याशी भी होते मुख्यमंत्री नहीं, पद वो की, तो बिल्कुल शायद सही बात है नहीं। गुरमीत जी। देखिए वो तो उनको जो पोजीशनिंग करनी थी वो उन्होंने कर ली, जो संदेश उनको अपने कार्यकर्ताओं को या जो जनता को देना था वो बराबर दे रही थी, उसमें कोई बात अब आप नहीं है। देखिए ना, अब आप देखिए, स्टेज मैं पर वो आपको कुछ एक भी और- करे, एक- हाथ एक तो और मिला उदाहरण। लेकिन दिल मिला कि नहीं मिला। लेकिन गुरमीत जी मेरा जो मूल प्रश्न था मैं उस पर आ रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई लहर या कोई सुनामी जैसी आपने क्या ऑब्जर्व करी है इस चुनाव में, कि हाँ नहीं किसी की नहीं, लहर देखिए- है, सुनामी है? देखिए पहली बात तो लहर सुनामी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन ये है कि बदलाव का एक जो लोगों में वो रहता है, वो हरियाणा में वो तो लोगों ने फील किया, इसी वजह से ज्यादातर सर्वेज में कांग्रेस को आगे दिखाया गया। अब वो कहाँ तक जाएगा, वो 50, देखिए 10 सीटें, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ मोटा मोटी कि 10 सीटें जो है वो तो इंडिपेंडेंट या जो बाकी पार्टियां हैं दोनों तीनों, उनको मिला लो आप, तो करीब 10 के करीब वो रह सकती है, बची रह गई 80 सीटें। अब 80 में वो 50-30 होगा या वो 55-25 होगा, जिस तरह से वो बटेगा वो डिपेंड करेगा। बहुत सारा फ्लोटिंग वेट होता है जो लास्ट मिनट पे इधर से उधर जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी बैकरूम या पर्दे के पीछे भी बहुत चीजें घटती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इसकी चर्चा बहुत खुल के नहीं हुई है, लेकिन जो फील्ड से हमें भी थोड़ा बहुत पता लगा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण को यानी कि कैटेगराइज बनाने को कहा कि वो बनाई जा सकती है राज्य सरकार। हरियाणा में भी पहले एक जमाने में भजनलाल जी ने ए और बी कैटेगरी बनाई थी, यानी वाल्मीकि एक तरफ और जो जातियां जो राजनीति में ज्यादा डोमिनेट करती हैं वो दूसरी तरफ। तो ये भी कई जगहों पर ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मैसेज कन्वे हुआ है कि जो कैटेगरी वाला काम है वो करेंगे अगर वो लोग पावर में आएंगे, जिससे कि जो दलित समाज में जो वाल्मीकि वाला जो वर्ग है, वो जो वर्ग जो जिसे उतना हिस्सा नहीं मिला राजनीति में भी और नौकरियों में भी, वो आगे आ सके। तो इस तरह की कई चीजें, या अभी पैरोल की बात हुई, आप जानते हैं गुरमीत राम रहीम की, राम रहीम को, हाँ। कई सीटों पे तो मैं एक बार ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए पीछे देख रहा था, तो हरियाणा में ऐसे भी चुनाव हुए हैं जिनमें असेंबली इलेक्शन में वोट का जो मार्जिन है जीत का, वो 3 वोट भी रहा है, और बाकी 70, 100 और 200 300 वाले तो अक्सर हो ही जाते हैं। और एक बार अब तक का हरियाणा का जो मैंने देखा रिकॉर्ड, उसमें एक बार असेंबली चुनाव में हार जीत 3 वोटों से हुई है केवल। तो अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जिन कंटेस्ट में, तो वो अगर वो जैसे आप कह रहे हैं अगर 10 सीटों का हेरफेर होता है तो वो चीजें चेंज हो सकती है और मुश्किल हो सकती है। और कई जगहों पर ये जो हम माहौल कह रहे हैं या जो सभी सर्वे कह रहे हैं वो भी गलत हुए। मोदी जी ने खुद पलवल की रैली में कह दिया कि मध्य प्रदेश में भी माहौल बनाया था, राजस्थान में बनाया था, वो धड़ाम से गिर गया। लेकिन ये सब कहने के बावजूद बिल्कुल सही है। और गुरमीत जी, वैसे भी इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि जनता का मिजाज थोड़ा सा पकड़ पाना मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन। केसी मलकानिया जी का मैं रुख कर रहा हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी मलकानिया जी, स्वागत है आपका। मलकानिया साहब, आपसे भी मेरा पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि भाई ये 24 का विधानसभा का चुनाव आप किसको कैसे देख पा रहे हैं? और जो प्रश्न मैं अभी गुरमीत जी से भी पूछ रहा था, आपसे भी मैं वही दोहराता हूँ, कोई लहर, कोई सुनामी या कोई चीज बड़ा क्रिस्टल क्लियर दिख रही हो कि नहीं ये होने वाला है, ये आभास हो रहा है इसका, क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखो, इसमें कोई साफ नजर नहीं आ रहा है, कोई लहर नहीं है। जैसे 1970 में लहर थी या कई बार लहर होती थी, वो ऊपर नजर आता था कि कौन सी पार्टी जीत रही है। परंतु इस बार जैसे लोकसभा चुनाव हुए तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस वापसी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता विरोधी लहर के कारण पिछड़ रही है। क्योंकि उस लोकसभा चुनावों में उसने कांग्रेस ने 9 में से 5 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को 10 में से 5 सीटें मिली थी। तो उससे लगता था कि लोग जो है नाराज हैं, और इसको भाजपा ने भी महसूस किया था। इसीलिए भाजपा ने मनोहर लाल जी को हटाकर तो नायब सैनी जी को दी थी। परंतु जिस तरह चुनाव आगे बढ़ता गया और कांग्रेस में फूट, विशेषकर शैलजा जी का जो सीएम का दावा सामने आया, और उन्होंने ये इस बात को कहा कि चुनावों में टिकटें जो आवंटन हुआ उसमें हुड्डा का जो पलड़ा भर 70 के करीब
ज़्यादातरी जो टिकटें हैं वो हुड्डा समर्थकों को चली गई है, और शैलजा जी जो है वो निगलेक्ट हो गई, उसके कई समर्थक टिकट नहीं ले पाए। उनका दावा था कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जा सकती हूँ, मैं दलित हूँ और इसलिए मुझे मुख्यमंत्री का चांस मिलना चाहिए। परंतु जब टिकटें ही नहीं मिली, ये विधायक नहीं है, तो कैसे मिलेगी? हालांकि उन्होंने आज दावा किया है कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, चुनावों के बाद ये हाईकमान डिसाइड करेगा और हाईकमान से उनकी बात हुई है। परंतु होगा कैसे? क्या वो भजनलाल वाली स्थिति होगी कि भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और हुड्डा को मुख्यमंत्री बना गया था? परंतु मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो कि हुड्डा के पास जो अगर 70-75 में से अगर 30-40 उसके आ जाते हैं और 5-7 दूसरी साइड के आएंगे, तो दूसरी साइड से फिर त्रिशंकु विधानसभा जब बनेगी तो हुड्डा ही जोड़ तोड़ कर सकते हैं। शैलजा के बस का रोग नहीं है कि वो जोड़ तोड़ करे, इसलिए हाईकमान चाहेगा कि अगर सीटों में कुछ कमी रहती है और दूसरी रहती है तो ये नेतृत्व जो है वो हुड्डा जी को सौंपा जाए। और दलित जो चेहरा है, लास्ट मूवमेंट पे दलित कार्ड खेला है, जैसे अब तंवर जी को एकदम कांग्रेस में शामिल किया है, हालांकि उसने कई पार्टियां उन्होंने बदली है और उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, परंतु कांग्रेस के नेता तो है ना, उनका पीछे जनता है थोड़ा बहुत। नहीं, ये बात मलकानिया साहब आप बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ने के बाद वो जिस भी पार्टी में गए, अगर वो इतना बड़ा दलित का चेहरा थे तो कम से कम वहां पर ही कुछ वो ऐड कर देते उस पार्टी के लिए। वो ग्राउंड पर तो उस तरीके से नहीं दिखा। हालांकि अब वो कितना करेंगे कांग्रेस के लिए भविष्य तय करेगा। लेकिन मलकानिया साहब, एक प्रश्न और है जो कि अभी निशा जी ने जिस ओर इशारा किया, उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ये पहले से तय कर लेती है कि हराना किसको है, कौन जीत रहा है ये बाद में देखा जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये तय कर चुकी है हरियाणा की जनता कि उसको इस बार करना क्या है या हराना किसको है? क्या इस तरह की स्थिति आप इसका आकलन कर पाए? नहीं, मुझे लगता नहीं कि हरियाणा की जनता ने जो डिसाइड करना आज रात को करेंगे। जो फ्लोटिंग वोट है, कुछ वोट तो पक्के होते हैं, पार्टी को कमिटेड होते हैं, तो किसने कांग्रेस को साथ जाना, किसने भाजपा के साथ जानता है, परंतु कुछ वोट डोलते होते हैं। वो नेता को भी देखते हैं और पार्टी को भी देखते हैं। अगर उन्हें लगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही, उस चले जाते हैं। कुछ लोग आज रात को अपना मन बनाएंगे, कुछ तो बूथ तक पहुंचने तक अपना मन नहीं बनाते। तो इसमें लहर नजर नहीं आ रही है और लोगों ने किस ओर जाना है ये मन बना लिया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल। संदीप जी, आपसे अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए अब इतने डिस्कशन में हम लोगों को एक चीज थोड़ा सा क्लियर हुई है कि देखिए मुकाबला ज्यादातर जो दिख रहा है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तस्वीर अगर बहुत क्लियर ना दिख रही हो तो फिर अब हम आते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर, क्योंकि अगर 10 सीटें या 11 सीटें या 12 सीटें इधर से उधर हुई या निर्दलियों ने कहीं पर जो खेल है अगर उसको बिगाड़ा, तो फिर किस तरीके का आप ये विधानसभा का चुनाव होता हुआ आप देख पा रहे हैं? और फिर उसमें स्थिति आप देखिए जो कॉम्बिनेशन बनाए, फिर चाहे हम जननायक जनता पार्टी का असपा के साथ गठबंधन देखें, क्योंकि दलित वोट बैंक की यहाँ पर बहुत चर्चा हो रही थी, फिर इसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल को हम लोग देखते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए, मायावती और आकाश आनंद को भी हम लोग देख रहे थे थोड़ा एक्टिव थे इस बार। तो क्या ये सारी चीजें आपको लग रहा है ग्राउंड पर कुछ काम कर रही है नहीं, या जनता बिल्कुल क्लियर है कि नहीं इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने एक अपना मन बनाया है कि उसको क्या करना है? संदीप जी, देखिए, जैसा निशा जी ने कहा, लोग माइंड बना चुके हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, टक्कर ठीक है, आप कह सकते हैं बड़ी पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोग थे जो पिछले चुनाव में आपने देखा जैसे जेजेपी का उदय हुआ, उनसे लोगों को एक सिंपैथी थी। जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ के बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बोल करके वोट लिया, तो जो वोट उनको मिला वो बीजेपी के खिलाफ बोल करके मिला था, वो जाकर के बीजेपी के साथ मिल गए। उनका वोट बैंक, वो जेजेपी तो खुश थी, सरकार में थी, सत्ता में जाना नेताओं का असली मकसद होता है, लेकिन वो जनता जिसने उनको वोट किया था वो वाकई उनसे नाराज थी और इसीलिए आज जेजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और उस वोट बैंक को ये भी पता चल चुका है, वहां पे ऐसे लोगों को नकली कहा जाता है, वो कहते हैं हमने नकली लोगों को चुन लिया, हमने इसके अंदर उन नेताओं को देख लिया, देवीलाल जी को देख लिया, लेकिन वो देवीलाल जी वाली तो कोई बात ही नहीं निकली वहां पे। तो ऐसे में उनको केवल और केवल आज की तारीख में कांग्रेस, और कांग्रेस में हुड्डा साहब, जो लोग जेजेपी से जुड़े या दुष्यंत से जुड़े, उनको आज हुड्डा साहब में वो चीज दिखाई देती है कि हुड्डा साहब या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, अगर नहीं भी बनेगी तो भी ये कम से कम बीजेपी के साथ नहीं जा सकती।
उनका कहना है कि भाई हमें चाहिए बंदा असली हो, हार जाए एक तरफ विपक्ष में बैठे फर्क नहीं पड़ता, नकली आदमी नहीं चाहिए कि हमने जिन बातों पे वोट दिया वो जाकर के दूसरे की गोद में चढ़ करके बैठ जाए। तो जेजेपी की आप ये लगा लीजिए इस बार हालत पतली है, एक भी सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात आप मान के चलिएगा। और वही 10 सीटें अगर कांग्रेस की बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोकसभा का परिणाम है उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, तो यही मार्जिन वेरी करने वाला है। रही बात निर्दलीय की, तो इस बार निर्दलीय कम रहने के चांसेस हैं मुझे लगता है, क्योंकि लोग या तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं या कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। और निर्दलीय देखिए संदीप जी, लोकसभा का जो परिणाम है, क्या आपको लगता है कि मुकाबला 3 या 4 पार्टियों में होता है तो निर्दलीय के जीतने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। संदीप जी, लेकिन लोकसभा का जो परिणाम है, क्या आपको लगता है कि कभी विधानसभा के जो चुनाव हैं उसको कोई उसके ऊपर असर डालता है? क्योंकि इसके पहले तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और तुरंत विधानसभा के चुनाव में वो बहुमत तक भी नहीं पहुंचे। देखिए इस बार कई चीजें बदली हुई हैं। जिस तरीके से गोपाल कांडा के सामने से बीजेपी अपने कैंडिडेट को हटा लेती है, जिस तरीके से रहीम रहीम को इस टाइम पे पैरोल मिलने की बात आती है, तो हरियाणा का जो युवक है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से आता हो, वो गोपाल कांडा को लेके, या कोई किसी भी समाज से आता हो, यादव समाज से आता हो, जाट समाज से आता हो, देखिए क्रिमिनल है, गलत लोग हैं, चाहे वो किसी की बहू बेटी के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। तो ऐसे में मुझे लगता है बीजेपी ने जो दांव चले हैं, बीजेपी सोचती है कि वो ठीक पड़ सकता है, लेकिन जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बीजेपी के दांव उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी केवल आपको आज इसलिए मजबूत दिखाई दे रही है कि राव इंद्रजीत सिंह आपके साथ है, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। आज किरण चौधरी आपके साथ है, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। कुलदीप बिश्नोई का नाम पर आप कह सकते हैं उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। अगर ये बड़े चेहरे वापसी मार जाए किसी वजह से कांग्रेस में, या इनको हटा दीजिए, तो आप बताइए बीजेपी में कौन है, कौन से चेहरे पर आप दांव लगा सकते हैं, किसके दम पर आपको पार्टी मजबूत दिखाई देती है? बिल्कुल। निशा जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई देखिए जो जनता है वो एक मन बना लेती है और उसके बाद फिर वो ये देखती है कि उसको कहाँ वोट करना है। ये प्रत्याशी जो भी वायदे कर रहे हो या पार्टियां जो भी कैंपेन चला रही हैं उससे उसको ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मलकानिया जी का ये कहना है कि बहुत सारा एक फ्लोटिंग वोट है जो बिल्कुल अंतिम समय में जाकर के निर्धारित करता है। क्या वो आपको लग रहा है कि कुछ काम कर सकता है, या जो आकलन हम लोग यहाँ पर बैठ के कर पा रहे हैं, हो सकता है कि वो वोट कहीं उसको कुछ शिफ्ट कर दे या कुछ बदल दे, या परिणाम कुछ ऐसे हों जो हम लोग उसका आकलन ना कर पा रहे हो? निशा जी, देखिए, जब लोग मन बना लेते हैं ना, तो उसका रात में हालांकि मैंने कहा कि हर पार्टी अपना दाव पेच खेलेगी। आज जो रात है वो एक हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए एक कयामत की रात है, ठीक है। और उसके लिए ये हर पार्टी दाव पेच खेलेगी अपना। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो जनता है जो अपना मन बना लेती है वो शायद ही पीछे मुड़ना। एक हरियाणा का इतिहास भी आपको भी शायद पता होगा, पीछे का इतिहास उठा के देखिए, किसी ने भी अभी तक जो है लगातार जो हैट्रिक नहीं मारी, कोई भी जब से हरियाणा बना है, चाहे वो बंसीलाल हो, चाहे देवीलाल हो, चाहे अपना भजन लाल हो, या फिर सिंह हुड्डा हो, ठीक है। तो 10 साल के बाद जो लोग हैं वो एक बदलाव चाहते ही चाहते हैं, जैसा कि मेरा अनुभव है। बाकी तो ये 8 तारीख को ही बताएगा। बाकी तो ये खैर प्रदेश की जनता निशा जी तय करेगी, लेकिन बीजेपी का भी तो एक रिकॉर्ड है ना कि अगर वो 10 साल टिक जाती है तो फिर वो भी लंबी पारी भी खेलती है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि लंबी पारी अगर वो अपने उस पर खरा उतरती, जैसे मैंने कहा कि आज जो है जो मुद्दे हैं वो किसान, जवान और पहलवान, जो ये बीजेपी ने ही नारा दिया था एक पानीपत में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है जी, और सबसे अच्छा नारा था। और हरियाणा में जहां तक जानती हूँ कि हरियाणा में यमुनानगर में पहली बार ये नारा दिया गया था, और पानीपत में नारा दिया गया था, और इसका असर भी बहुत, और लोग भी बहुत खुश हुए थे। लेकिन जब आज उसकी तरफ जो लोग देखते हैं, तो जैसे कि मुझे ये लगता है किसान आज अभी तक भी उसके ऊपर आंदोलनरत हैं, और बेटियां जहां तक हैं वो ये जो तीनों जो नारे हैं, पहलवान का नारा है, किसानों का नारा है, या जवान का नारा है। जवान से मेरा मतलब ये होगा जो अग्निवीर योजना लेकर आई थी, उसके ऊपर शायद ये भारी पड़ रहा है इस बार बीजेपी के ऊपर। और ये 3 नारे हैं, मुझे जहां तक मुझे लगता है ये खुद बीजेपी ने थाली में परोसकर कांग्रेस को दे दिए हैं।
और आज तक भी आंदोलनरत है। और जवान जो हैं वो आप देख ही रहे हैं, जो अग्निवीर है उसका कितना असर जो मतलब पड़ रहा है इसके ऊपर, वो एक आप भी बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। और गार्ड के जो पहलवान का जो है वो लड़की भी है, और लड़कियों के साथ क्या हो रहा है उसने नहीं, बिल्कुल ठीक है निशा जी। देखिए, किसान, महिला पहलवान, ये बात आपकी सही है कि एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुद्दे तो हर बार के चुनावों में होते हैं, लेकिन पार्टी उसको किस तरीके से डील कर रही है यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुरमीत जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हालांकि हो सकता है कि ये मेरा असेसमेंट है, अगर आपको नहीं लगता तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे विधानसभा चुनावों को मैंने अलग अलग राज्यों में भी कवर किया है। हरियाणा में ग्राउंड पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ का जो वोटर है वो बड़ा वोकल दिखता है, और पर्टिकुलर कुछ एरिया हरियाणा का ऐसा है जहां पे बहुत खुल करके एकदम स्पष्ट आए, कैमरे के सामने भी वो रख देता है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, या बहुत सारा वोटर ऐसा भी होता है जो नहीं भी बोलता है, या कभी कभी वो अगर कोई चर्चा चल रही तो वो वहां से अलग हो जाता है। क्या उसको हम असेस कर पाते हैं, या ये जो लोग वोकल हैं, इतना बोल लेते हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने एक आधार बना लिया कि नहीं इस तरीके का माहौल बन रहा है? साइलेंट वोटर जैसी भी चीज आपको दिखती है क्या हरियाणा के अंदर, कि वो कुछ कर सकता है, या उसकी वजह से कुछ परिणाम में बदलाव या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हमको यहाँ देखने को मिले विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो भी परिणाम होंगे, अभी तो हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि कल बिना किसी मारपीट के, बिना किसी हिंसा के खूब सारा मतदान हो और मतदान प्रतिशत अच्छा रहे। हर वोटर, देखिए, जो जहां तक इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो खुल के कहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जो जाट मतदाता हमारे हैं वो ज्यादा वोकल होते हैं उन क्षेत्रों में। और ये बात इस चुनाव में लगभग, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां उतनी नहीं रह गई, तो ये बात बड़ी खुल के सामने आ रही है कि जो जाट मतदाता हैं वो कांग्रेस के पीछे लामबंद हो रखे। और वो 2019 क्या 14 में भी तो सीटें आई थी, जो हरियाणा को हम अहिरवाल, जाटलैंड, जीटी रोड बेल्ट और उधर बांगरवाली बेल्ट देखते हैं, उनमें अलग अलग कई बार नतीजे रहते हैं। जीटी रोड बेल्ट पे आपको पता है भारतीय जनता पार्टी को, और अहिरवाल की बेल्ट पे भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सपोर्ट मिला था 2014 में भी, और 2019 में भी। जो झज्जर, रोहतक, सोनीपत वाला जो एरिया था उसमें जो कांग्रेस की सीटें हैं या हुड्डा साहब के जो समर्थक हैं वो ज्यादा वहां पर जीत के आए थे। मेरे जो मैं आपको बात कहना चाह रहा था वो ये था कि देखिए, ये बात सही है कि जो है वो वोटर अपना मन भी नहीं देता, और कई बार तो हरियाणा में तो आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप जाके लोगों से पूछते भी हैं तो वो आप पूछोगे जी बताओ कैसा चल रहा है, वो आपसे कहेंगे जी तो आप बताओ कैसा चल रहा है, तू बता क्या चल रहा है ना? जी। तो ऐसे भी बहुत वोटर होते हैं। तो ये बातें हैं, लेकिन क्योंकि कुछ मुद्दे, जैसे मैंने बताया, केवल यही मुद्दे नहीं है, कुछ और मुद्दे हैं जो किसानों का, तो चलो आप पहली बात तो किसान एक बड़ा वर्ग है, उसमें सभी जाति के भी लोग हैं। जी जी। तो किसान आंदोलन 2019 के बाद हुआ है ना, जो पिछला चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीती। हालांकि राजनीति में इस तरह से गणित होता नहीं, अगर हो तो फिर तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं, लोग गणित ही लगा के कर लें। तो चुनाव में तो माहौल कई बार पलट जाता था। 75 पार का नारा था, 40 आई, इस बार कोय नारा ही नहीं है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी दावा ही नहीं कर रही संख्या का, ना। उनकी स्ट्रेटजी भी यही है कि 30-35 आ जाएं और उसके बाद इंडिपेंडेंट आ जाएं। ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं जो ऑफ रिकॉर्ड मानते हैं। लेकिन और सरकार से जुड़ी भी बहुत चीजें होती है ना, जिनकी तरफ अभी ये किसान, पहलवान और जवान में नहीं ध्यान जा रहा, जिनमें परिवार पहचान पत्र भी है, जिनमें पोर्टल वाला मामला है, पंचायतों के साथ हो रहा। तो कई तरह के, ये जो कौशल विकास निगम है, नौकरियों में आपको मालूम है कई मुद्दे आए। तो वो सारा मिला के, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि वो जो सारा जब हम मिलाते हैं तो उससे एक ये अंदाजा लगता है कि हाँ, इस बार बदलाव होने की संभावना है। और फ्लोटिंग वोट की जहां तक बात है, देखिए, फ्लोटिंग वोट तो वो वोट तो तब है जब वो उसको आगे और सीटों को बढ़ा, जैसे कई बार आप अनुमान करते हैं और उससे ज्यादा सीटें भी आ जाती हैं, वो होता है फ्लोटिंग वोट, जो सरकार के साथ चलता है या जिसे लगता है कि सरकार के साथ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रैली से आज के जमाने में, या शैलजा के साथ हाथ खड़ा करने से, या जलेबी खाने से, या पकौड़े खाने से, या अशोक तंवर के आने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पब्लिक को ये लगता है, जो इवन की जो वादे भी किए जाते हैं लास्ट मिनट पे, उनको भी पब्लिक उतनी गंभीरता से नहीं लेती। भले उसमें कई महत्वपूर्ण वादे हैं, हरियाणा में तो कर्मचारियों की संख्या उस तरह से नहीं है, लेकिन हिमाचल में तो आप जानते हैं केवल ओपीएस को ही एक कारण माना गया था जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से एक कड़े मुकाबले में जीत गई थी, क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी वर्ग है वो बहुत प्रभावी है, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ किसान वर्ग। जी, हिमाचल तो बिल्कुल हरियाणा से लगा हुआ है। अगर चुनावी वायदे या मैनिफेस्टो पर भरोसा, या जिस वजह से वो जीती, तो वो तो बराबर ये लोग कैंपेन में बताते रहे, एक भी वादा वहां कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बताइए, आपसे वादा कर रही है, इसको कैसे पूरा करेगी? क्या ये कुछ असर आपको लगता है कि डालता है?
नहीं, इस बार हिमाचल का बार बार जिक्र हुआ, खासतौर पे सैलरी की वजह से। वादा तो देखिए ओपीएस का उन्होंने कर दिया पूरा, बल्कि हिमाचल ही एक राज्य है, कांग्रेस की जो बाकी सरकारें हैं उनकी तुलना में ओपीएस वहां पे लागू कर दी उन्होंने। और 1500 रुपए जो औरतों को देने हैं वो भी कर दिया। तो 300 यूनिट बिजली वाला नहीं किया जो हरियाणा में भी अब वादा किया है पार्टियों ने। लेकिन असर मैं वही बता रहा हूँ ना, जो हरियाणा की पहली बात तो जो स्थिति है वो हिमाचल से अलग है। हिमाचल का वोटर दूसरी तरह का मिजाज रखता है, हमारा वोटर दूसरी तरह का मिजाज रखता है। हमारे यहाँ किसान वर्ग जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है राजनीति को। ये अलग बात है कि उसके बावजूद उसके मुद्दे हल नहीं होते। आज भी अगर आप जाएं तो आपने भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि सब लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो गारंटी की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी 24 फसलों पे एमएसपी देने की बात की। लेकिन आज भी जो धान की जो मुख्य फसल है उसकी खरीद में भी मुश्किल आ रही है मंडियों में। ये आपको मालूम है कि कटाई का सीजन शुरू हो रखा है और कई जगह से ऐसी रिपोर्ट आई। तो वो एंड में वो बात वहीं रह जाती है। लेकिन जहां तक बदलाव की बात है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो इतनी प्रोमिनेंट हो जाते हैं कई बार कि जिसकी वजह से लोगों में एक मन बना लेते हैं लोग पहले से, और उसकी वजह से इस बार ज्यादातर लोगों ने यही मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस को सरकार बनाने का इस बार अवसर मिल सकता है। जहां तक इनफाइटिंग और ये चीजें, ये पहले भी रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। आपको मालूम है यही कुमारी शैलजा, यही राव इंद्रजीत जो आज बीजेपी में है, और यही वीरेंद्र सिंह, ये लोग भजनलाल जी के खिलाफ 2005 में एकजुट थे और चारों एक साथ थे। और आज इतना उनमें दूरियां आ चुकी हैं कि बात भी नहीं करते हैं, या हाथ मिलाने के बाद भी वो जो मंच पर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो सभी लोग उसको अंदाजा लगा सकते हैं उसका। तो इसलिए गुटबाजी, बागी उम्मीदवार, ये जो फ्लोटिंग वोट, ये हर बार रहता है चुनाव में। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2014 में जब बीजेपी अपनी दम पे सरकार बनाई थी, उस समय मोदी जी का जो सितारा था वो बहुत ऊपर था, बहुत कांग्रेस से, यूपीए सरकार से। वो आज, जब आप मुझे बताइए, मोदी जी से बड़े तो ना खट्टर जी हैं और ना नायब सिंह सैनी है ना। अगर मोदी जी भी थर्ड पारी में, यानी हैट्रिक उन्होंने बना ली लेकिन लड़खड़ाए, तो यहाँ पे तो आप अंदाजा लगाइए फिर क्या होगा। अगर मोदी जी जो है 240 सीटों पर रुक गए, और इसमें कोई, मैं नहीं मानता कि कोई कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत पड़ी। एक वो राजनीति में है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो घड़ी 6 से 12 पे जाती है, वो 12 से 6 पे भी फिर आती ही आती। तो ये एक चक्र होता है, और वो राजनीति में उसको सस्टेन करना, वो तो उन्होंने कर लिया। और जहां तक एक और बात जो आप बोल रहे हैं ना कि 10 साल वाला, नो डाउट गुजरात और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्यों कहते हैं आप, उड़ीसा में नवीन पटनायक जो बिल्कुल ही जब वो आए थे राजनीति में तो उनको कोई मानता नहीं था, अब वो जाके हारे, लेकिन 20 साल बाद हारे, तो वो भी रहे। लेकिन उसमें और इस चुनाव में फर्क, जो हरियाणा में फर्क है कि जो मध्य प्रदेश और गुजरात है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से, उनकी वो प्रयोगशाला रही है और उनका शुरू से आधार रहा है, वो हमेशा से मुकाबले में रहे। आप ध्यान से सोच लीजिए, हरियाणा में तो बीजेपी की बेचारी की बढ़त, अभी जैसे बात कर रहे थे राव इंद्रजीत, किरण चौधरी, वो तो ऐसा लगता है पूरी कांग्रेस ही चली गई है उधर। तो वो जो जो बेस उस तरह का है ना, जिस तरह का बेस मध्य प्रदेश में था, जिस तरह का बेस राजस्थान में शुरू से रहा है, जिस तरह का बेस उत्तर प्रदेश में रहा है, जिस तरह का बेस गुजरात में रहा है, भले सत्ता में नहीं आते थे बट वो एक बड़े प्लेयर थे। यहाँ पे तो बड़े प्लेयर थे ही नहीं। हम लोगों ने तो खुद देखा है कि चौटाला साहब या बंसीलाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात किस तरीके से करते थे। आज वो जो पार्टियां हैं वो जाके उनकी शरण में। आज देखिए, अगर हम देखें तो यही तो राजनीति का चक्र है कि जो तीनों लाल थे, मतलब उनमें से उस हर लाल का एक परिवार तो जाके मनोहर लाल जी जो चौथे लाल उभरे उनकी शरण में, चाहे किरण चौधरी का हो या कुलदीप बिश्नोई हो या इवन दुष्यंत चौटाला थे पहले। तो रंजीत सिंह आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो अगर हम उस दृष्टि से देखेंगे तो हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी को ये 10 साल ही तो मिले, और उन 10 साल में जो पहले 5 साल थे उनमें उन्होंने नौकरी वगैरह के मामले में और चीजों में अपनी गुडविल भी अर्जित करी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आज खट्टर साहब को सारे विलेन बना रहे हैं और इस तरीके से उनको वो करा जा रहा है जैसे कि कोई अछूत है बिल्कुल, कि भाई उनके पोस्टर नहीं लगा रहे, ये नहीं लगा रहे। लेकिन 5 साल जो पहले थे उसमें तो फुल मेजोरिटी से बीजेपी ने सरकार चलाई थी। सेकंड टेन्योर में भी जो मामला था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। जो सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में बना, ये अलग बात है कि भाई उनकी पार्टी तो हाईकमान के खिलाफ तो जा नहीं सकते हो, लेकिन कानून तो हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से लगा हुआ है। तो वो किसान भी जो थे उनमें पंजाब से लोग आए, उनको रोका गया और उसके बाद वो कील गाड़े गए, ये हुआ वो हुआ। तो वो कई चीजें, इसी तरह से पहलवानों का मुद्दा अगर आप देखें
हरियाणा गवर्नमेंट ने तो कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा बदलाव किया नहीं। हरियाणा में तो लगभग जो पैसे देने की बात थी या जो भी था प्रोत्साहन, अनिल विज स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और अनिल विज तो बड़े धाकड़ मंत्रियों में माने जाते हैं, और अनिल विज ने तो लगातार नायब सैनी का भी विरोध किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी आज मुश्किल में फंसे हुए हैं। आप बताइए, अगर ऐसी बात होती तो अनिल विज ने तो खट्टर साहब से भी उलझ जाते थे, और वो भी तो वो एक मैंने जैसे बताया पहलवानों मुद्दे में ब्रजभूषण शरण जो थे वो भी केंद्र स्तर पे बात चली थी, लेकिन उसका क्योंकि वो हरियाणा की बच्चियां थी और एथलीट थी तो वो आया। और जवान वाले में भी देख लीजिए अग्निवीर है, तो वो जो अग्निवीर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, उसमें कोई हरियाणा के सरकार की तो कोई भूमिका थी नहीं। तो वो जो तीनों मामले थे वो सेंटर से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके अलावा भी जो मैंने कहा कि कई ऐसे निर्णय थे जो अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए थे या इस चीज के लिए थे कि भ्रष्टाचार कम हो, लेकिन वो उस तरीके से जनता के बीच पहुंचे नहीं। और दूसरा, सेकंड टर्म में मनोहर लाल जी की जो एक्सेसिबिलिटी थी उसको लेकर भी लोगों में एक नाराजगी देखी गई, बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नायब सैनी जो है वो उनकी तुलना में ज्यादा लचीले हैं और फ्लेक्सिबल हैं, लोगों से मिलने में ज्यादा मिलनसार है। तो कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि एक राजनीति का एक वो रहता है। आप मुझे बताइए, आज लगभग सभी लोग हुड्डा साहब को ये मान रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन यही हुड्डा साहब थे जिन्हें केवल 15 सीटें आई थी। आज जब हम भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटों की बात कर रहे हैं मिनिमम, तो वो हम ऐसे कर रहे हैं कि बहुत बुरी हार होगी, तो वो हार तो एक बार हुड्डा साहब ने भी झेली 2014 में, लेकिन अब वो फिर उनका बिल्कुल जो है तो वो ये तो वोटर ही अब डिसाइड करेगा। हालांकि अब बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि 8 तारीख को अपने आप ही स्पष्ट हो जाएंगी। मलकानिया साहब, आपसे भी मेरा यही प्रश्न रहेगा, और क्या आपको ये वाकई में लग रहा है कि परिवर्तन जैसी कोई गुंजाइश है, या फिर अभी इंतजार हम लोग कर लें, क्योंकि सबके अपने अपने आंकड़े हैं, सबका अपना अपना असेसमेंट है, खुलकर के कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है ये विधानसभा का चुनाव? देखो, लोकसभा चुनावों के बाद तो लगता था कि परिवर्तन है और कांग्रेस का था। अब जो प्रेस नोट आज शैलजा का जारी हुआ है, इससे लगता है कि झुकाव जो थोड़ा सा कांग्रेस में कुछ समझौता हुआ है। अगर शैलजा रैली का तो कुछ चांस है ही नहीं, रहा नहीं, पर अपने बदनों को फोड़ फाड़ करती है और दलित वर्ग को अपने साथ ला सकती है, और उसको कहते हैं कांग्रेस की सपोर्ट में वोट करो, क्योंकि लोगों के मन में यही है, जो दलित मतदाता वो क्षमता है कि शैलजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती कांग्रेस, परंतु उन्होंने आप हो सकता है राहुल जी ने कोई संदेश दिया हो, तो उससे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पैचअप हुआ है, परंतु उसका लाभ कितना कांग्रेस उठा सकती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि समय बहुत कम रहा। जैसा कि कांग्रेस भाजपा का सवाल है, भाजपा एक अनुशासित पार्टी समझी जाती थी, परंतु अब हमने देखा है कि हिमाचल में भी चुनाव हुआ और वहां लगता था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, परंतु हिमाचल में तो है हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, और 1% से कम मतों के अंतर से कांग्रेस सत्ता में आई थी, और वहां ये 21 विद्रोही उम्मीदवार थे, तो अनुशासन वाली बात खत्म हो गई। जहां रेवड़ी वाली बात है, तो भाजपा ने मुफ्त पानी दिया था, घरों में नल लगाए थे, अब कांग्रेस ने जो नल लगे हैं उनके लोगों के घरों में पानी के बिल आने शुरू हो गए थे। आज तो ये भी बात थी कि जो सीवरेज के बिल है उसके साथ साथ जो